स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में अभी तक हम बात कर चुके हैं 3 मॉडल ऑफ एटम्स की, जिसमें सबसे पहले की हमने बात की जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। हमने उसमें बात की उसके पोस्टुलेट्स क्या थे और उसकी कुछ ऐसी बातें जो आज तक होल्ड करती हैं, और हमने बात की उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, जब जे थॉमसन का मॉडल जो है उसकी लिमिटेशंस शो होने लग गई या वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करने लग पाया, तो नया मॉडल ऑफ एटम आया जो था अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल, जो कि जे थॉमसन के ही स्टूडेंट कम फ्रेंड थे। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल था उसने बहुत सारी चीज़ें जो है नई इंट्रोड्यूस की इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जो क्या क्या थी, जो था एंट्री ऑफ शेल। उन्होंने पूरी तरह से शेल को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये बता दिया कि शेल्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने शेल्स के बारे में बताया। उन्होंने न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस कर दिया, जो जे थॉमसन ने जो इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो उन्होंने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, हमने उनकी बात की, हमने मेरिट्स की बात की, उसके कहाँ कहाँ पे वो इम्प्रूव्ड था, और फिर हमने बात की कि कहाँ लिमिटेशंस आई उसमें भी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली लिमिटेशन थी, इसीलिए हमें नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम पे जाना पड़ा। नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम जो था वो भी इन्हीं 2 साइंटिस्ट से रिलेटेड एक तीसरे साइंटिस्ट थे जो बोहर थे। हमने उसकी बात की, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये तीनों ही नोबेल प्राइज लॉरिएट्स हैं, तीनों ने ही नोबेल प्राइज जीता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे काम करते हुए फिजिक्स में। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम की हमने बात की, हमने देखा कि वो किस तरह से इम्प्रूव था, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव था, और बोहर मॉडल ऑफ एटम को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इन तीनों मॉडल ऑफ एटम को मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो स्किप की है, कोई भी लेक्चर स्किप किया है, तो आप प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए। और अगर आप इन वीडियोस को आराम से समझेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और से या कभी दोबारा से आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत डिटेल में बताया गया है, एक एक पॉइंट उठा के बताया गया है। और बोहर मॉडल ऑफ एटम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की है। हमने उसमें जितना आपके स्कूल कोर्स में ज़रूरत है, हमने उससे 2 स्टेप आगे बढ़ के उसमें बात की है। तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें और उस लेक्चर को ज़रूर समझें। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम की हमने बात की। बोहर मॉडल एटम में हमने क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, हमने उनकी बात। मैथमेटिकली बोहर मॉडल को, हर एक पॉइंट को मैथमेटिकली समझा। जो उनके पोस्टुलेट्स थे एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उन्होंने बताया। उन्होंने इंटीग्रल मल्टीपल बताया उसे h/2 पाई का। ठीक है, उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई। जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, वो बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया एनर्जी गेन और लूज होती है इलेक्ट्रॉन में, तो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स जो हैं उनका हेरफेर हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद, तो वो उन्हें रिलीज कर देता है, जिससे 2 तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई थी, और एक एक्साइटेड स्टेट में से वापस ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए जो यूज़ हुई थी, वो जिसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बात की। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ कहाँ दिखती हैं हमें, या किस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ दिखती हैं हमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। ये 3 मेन जो हैं स्पॉट्स होते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। तो कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ फॉल करती हैं, जैसे उन्होंने कहा जो लाइमन सीरीज़ है, जिसमें फर्स्ट शेल में आता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करने के बाद कहीं से भी, वो लाइमन सीरीज़ में आती है। और लाइमन सीरीज़ जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करता है।
फिर उन्होंने बात की बाल्मर सीरीज़ की। बाल्मर सीरीज़ में N2 में आता है कहीं से भी, और बाल्मर सीरीज़ जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में विजिबल रेंज में आता है। फिर उन्होंने बात की पी फंड, ब्रैकेट और पास्चन की, यानी पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड की, और ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। और पास्चन में n = 3 होता है, ब्रैकेट में n = 4 होता है, पी फंड में n = 5 होता है। तो हमने बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात की। हमने रिडबर्ग्स के बारे में बात की, जो रिडबर्ग इक्वेशन के बारे में बात की, जो बताता है, जो रिलेशनशिप देता है वेवलेंथ का, यानी अगर हमें वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो वो इक्वेशन हमारे काम आती है। और वेवलेंथ किसकी? स्पेक्ट्रल लाइंस की। एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइन जो शो हो रही है, अगर हमें उसकी वेवलेंथ निकालनी है तो हम रिडबर्ग इक्वेशन से निकालते हैं। तो हमने उस पर बात की। तो हमने इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ों के बारे में अभी तक बात कर ली है। और एटॉमिक मॉडल में हमने डेल्टन एटॉमिक मॉडल की भी बात की थी, जो एक बहुत बेसिक एटॉमिक मॉडल था, जो हमने ये चैप्टर शुरू करने से पहले ही जिसकी बात कर ली थी। तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के डेवलपमेंट में स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंक्रीमेंट आई। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बार मॉडल दे दिया गया या एक ही साइंटिस्ट ने सब कुछ बता दिया, ऐसा नहीं हुआ। और ये अभी भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो पूरी तरह से बता दिया गया है। ओके, सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने मिस किया है नोट्स बनाने या वीडियो देखना, तो आप प्लीज़ नोट्स बनाएं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए नहीं मैं बात कर रहा, आपके लाइफ में आगे आने वाले जितने भी एंट्रेंस वगैरह हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल की। ठीक है, ये लिमिटेशंस बताने से पहले आपको एक रिकैप देना बहुत ज़रूरी था। तो लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल हम बात करेंगे। अभी तक हमने उसकी अच्छी अच्छी बातें की, क्या क्या चीज़ें उसने प्रूव की थी। लेकिन ऑब्वियसली हमने क्या कहा, मॉडल ऑफ एटम जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, अभी भी ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफाइंड नहीं है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। अभी तक हमें पता नहीं है कि मॉडल ऑफ एटम जो है वो पूरी तरह फाइनली जाके कहाँ ख़त्म होगा। सो बोहर मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी जो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हम उनकी बात करें। तो पहली बात जिसकी हम बात करेंगे, पहली लिमिटेशन जिसकी हम बात करेंगे वो क्या थी, वो ये थी कि जो बोहर मॉडल था, इट वॉज ओनली एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयॉन्स। ठीक है, समझिए इस बात को। मतलब सिंपली ये समझें कि जिस भी एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है सिर्फ उसी का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका स्पेक्ट्रम इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर हम किसी आयन की बात करें, जैसे हीलियम पॉजिटिव, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम एक को निकाल दें तो हीलियम पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन पीछे बचा। तो हीलियम पॉजिटिव का जो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करेगा ये, वो एकदम सही होगा, लेकिन हीलियम का नहीं कर सकता क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम लिथियम पॉजिटिव यानी 2 पॉजिटिव लिथियम की बात करें, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम 2 को निकाल दें तो लिथियम 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिथियम 2 पॉजिटिव और पीछे एक इलेक्ट्रॉन बचा, अब उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर देगी। इसीलिए हमने कहा कि ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस का स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम 9 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो उसके बाद वो आयन जो है वो कितने 9 पॉजिटिव आयन होगी, और उस 9 पॉजिटिव आयन का जो स्पेक्ट्रम है वो शायद ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन कर दे। लेकिन उस एटम का जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है, जितने भी हैं, उसका स्पेक्ट्रम ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सिर्फ उसे ही कंसीडर कर रहा था। लेकिन एटम में और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो एक दूसरे पे रिपल्शन की फोर्स डालते हैं, या बहुत सारी और एक्स्ट्रा फोर्सेस आ जाती हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से। तो वो फोर्सेस क्या होती है, वो
एक कलेक्टिव फोर्स बनाती हैं जो स्पेक्ट्रम में फर्क डालेंगी। लेकिन ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे थे, इसीलिए जो है ये जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरी लिमिटेशन की हम बात करेंगे, एटम इज अ 3-dimensional स्ट्रक्चर, ओके, while this theory considers atom and its orbital as circle and not spheres, okay, so it is not able to explain 3-dimensional geometry of atom। आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है वो 3-dimensional है, वो एक स्फेयर आप समझें जैसे एक बॉल होती है, वो 3-dimensional होती है, यानी ऑर्बिटल जो है इसके अंदर वो भी अलग अलग डायमेंशंस में होंगे, वो पेपर पे ड्रॉ करने लायक नहीं होंगे। जैसे पेपर पे हम ड्रॉ कर देते हैं एक सर्कल, उसके ऊपर 2 सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल बोला जाता है जिसे, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह नहीं होते, वो स्फीयर्स की तरह होते हैं, वो एक दूसरे के आसपास 3-dimensional स्पेस में होते हैं। सो इन्होंने उसे 2-dimensional कंसीडर किया था, वहाँ पे भी ये थ्योरी फेल होती है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ स्पेक्ट्रम विच आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइन। हमने बात की स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या होती हैं। जो स्पेक्ट्रल लाइन है, तो जब इन्हें पास थ्रू कराया जाएगा किसी मैग्नेटिक फील्ड से, एवरी सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, जो एक एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो फर्दर टूट जाएगी छोटे छोटे लाइंस में, ठीक है। हम पहले ये जानते थे कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जैसे स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं, इन पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम ये समझा जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड से निकाला गया तो ये स्प्लिट हो गई, ठीक है। इस इफेक्ट को, यानी जब स्पेक्ट्रल लाइंस को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैग्नेटिक फील्ड से निकाला जाता है, याद रहे मैग्नेटिक फील्ड से निकाला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से निकाला जाता है, और ये ब्रेक हो जाती हैं छोटी छोटी लाइंस में, इस इफेक्ट को कहा जाता है ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ज़ीमैन इफेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि एक और ऐसा ही इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स से मूव करने के बीच से मूव करने से होता है, ठीक है। हम उसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल इसकी बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड से जब स्पेक्ट्रल लाइन को निकाला गया वो ब्रेक हो गई और उसे ज़ीमैन इफेक्ट किया गया। तो जो बोहर थे उनके पास ज़ीमैन इफेक्ट का कोई आंसर नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रल लाइन तो सबसे बेसिक लाइंस हैं, उससे छोटी कोई लाइंस बनती ही नहीं है किसी स्पेक्ट्रम में। लेकिन जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड से निकाला गया, यानी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में से पास कराया गया एक मैग्नेटिक फील्ड के, तो ब्रेक हो गई छोटी छोटी लाइंस में, जिसकी एक्सप्लेनेशन बोहर के पास नहीं थी। अगर हम नेक्स्ट यानी फोर्थ शॉर्टकमिंग की बात करें तो वो क्या थी। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में से निकालने पे स्पेक्ट्रल लाइंस वो ब्रेक हुई, उन्हें कहा गया ज़ीमैन इफेक्ट। वैसे ही एक और इफेक्ट होता है जिसे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। ये टोनी स्टार्क नहीं है, आयरन मैन वाले टोनी स्टार्क नहीं है, ये अलग एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्टार्क था, और उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया था इस इफेक्ट को। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है कि जब हमने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की बात की, मैंने 3 बार इसीलिए रिपीट किया था, यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराया जाएगा स्पेक्ट्रल लाइंस को, तो वो दोबारा से ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में से जब स्पेक्ट्रल लाइन पास हुई तो वो ब्रेक हो गई छोटी छोटी लाइंस में दोबारा से, और इस इफेक्ट को कहा गया स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो जो स्टार्क इफेक्ट था इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था बोहर के पास। जो बोहर हैं वो नहीं बता पाए कि स्टार्क इफेक्ट कैसे हो रहा है या ज़ीमैन इफेक्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 डीमेरिट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट डीमेरिट हमारे पास एक और है, शॉर्टकमिंग है, जो था कि बोहर मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम आपस में कैसे कंबाइन करते हैं ये उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कहने का मतलब आज हम ये जानते हैं, हम तो कह देते हैं कि जो 2 एटम हैं वो आपस में कैसे मिल जाते हैं, बॉन्ड्स बन जाते हैं उनके बीच। लेकिन आप कंसीडर करिए ये आज से 100 साल पहले की बात है, और 100 साल पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बोहर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब ये है कि हम जिस टाइम पे अभी हैं हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा चुकी है इस बारे में। तो जो बोहर थे वो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, यानी एटम्स
एक दूसरे के साथ कैसे मिलती हैं उसकी बात नहीं कर पाए। वो ये नहीं बता पाए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है वो जब मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल उन एटम से ज़्यादा स्टेबल कैसे होता है, वो नहीं बता पाए। ठीक है, वो बॉन्ड्स का एक्चुअली जो कंसेप्ट है वो नहीं दे पाए। एक और डीमेरिट की अगर हम बात करें तो वो था कि जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, उन्होंने कहा कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि इतनी ही एनर्जी क्यों लगती है, यानी h/2π एनर्जी ही क्यों एब्जॉर्ब होती है, या 2h/2π ही एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है। ठीक है, एनर्जी तो नहीं, या इतना ही एंगुलर मोमेंटम क्यों होता है। एनर्जी तो हमने बात की थी, जो अलग अलग ऑर्बिटल हैं हमने उस लेक्चर में बात की थी जब हम पोस्टुलेट्स की बात कर रहे थे। उन्होंने हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी भी कैलकुलेट करके बताई थी। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम उन्होंने बताया, हमने एंगुलर मोमेंटम जो है डिराइव करके देखा था h/2π कैसे आया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो h/2π है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, गोल घूमते हुए उसका जो मोमेंटम होता है उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे आप। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है, हर ऑर्बिटल सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल में क्यों होता है, 3/2h/2π क्यों नहीं होता, या 4/2h/2π क्यों नहीं होता। वो ये इसे नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ओके, सो किताबों में आप और भी डीमेरिट्स पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन जो मेन डीमेरिट्स हैं जो आगे, हाँ एक और बात है, जो आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट्स थे, यानी डे ब्रॉय एक इक्वेशन है। ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर इक्वेशन बनी थी, डी ब्रॉय इक्वेशन, जिसे डी ब्रॉगली भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो डी ब्रॉय इक्वेशन, या इस तरह के जो भी एक्सपेरिमेंट थे जो आगे आने वाले हैं, हाइजेनबर्ग्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन सब को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वो खैर वो इनके टाइम पे वो एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे, वो तो बाद में हुए थे, लेकिन उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए जो है इस आगे चल के मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन करना पड़ा, या अलग अलग इक्वेशन देनी पड़ी। लेकिन फिलहाल जितनी हमने मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में बात करनी थी वो यही थे। 3 मॉडल ऑफ एटम की हमने बात करनी थी, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बोहर मॉडल। ठीक है, तो हमने इन सब की बात कर ली, हमने इनके मेरिट्स डीमेरिट्स सब की बात कर ली, मैथमेटिकली इन्हें कैलकुलेट कर लिया। सो बेटर येट टू राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक so that you can recall it anytime you want. ओके, आपको बार बार वीडियोस पे वापस ना आना पड़े, आपको बार बार बुक्स ना खोलनी पड़े। बेटर टू अंडरस्टैंड एंड राइट इट डाउन। ओके, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, आप जैसे जैसे वीडियो देखते रहेंगे। मैं इसीलिए वीडियोस में पॉज ले लेके बोलता हूँ ताकि आप साथ साथ में लिखते रहें। ओके, इससे 2 काम हो जाते हैं, मैं आराम से बोल भी पाता हूँ और आपको टाइम मिल जाता है लिखने के लिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड हैव अ गुड डे। मेक योर पेरेंट्स प्राउड।